अच्छी सेहत के लिए हमें सुबह जल्दी उठना ज़रूरी है और रात को जल्दी सोना ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो कि हमारी अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है ताकि हमारा हर अंग स्वस्थ रहे। नमस्कार, मैं निधि हूँ आपके साथ और आज के हेल्थ शो में हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर डॉक्टर एस.के. सिन्हा, PGIMER से हमारे साथ है। डॉक्टर, आज के हेल्थ शो में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर, आज जो हम बात कर रहे थे, जैसे शुरुआत की कि हमारी शरीर के हर अंग के स्वास्थ्य की बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है अगर हम पूरी सेहत की बात करें। तो आज हम पाचन से जुड़े हुए जो हमारे अंग हैं उनके विषय में बात करेंगे। आप सर डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से हैं, तो सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से जुड़े हुई हमारी कौन कौन सी शारीरिक समस्याएं हैं? आम भाषा में अगर बात करें तो जिसे सोसाइटी में सबसे कॉमन है जो गैस एसिडिटी बोलते हैं, हमारे मेडिकल टर्म्स में हम जिसे डिस्पेप्सिया के नाम से जानते हैं जी। सो वो सबसे कॉमन है। उसके अलावा जो इंटेस्टाइन में जो फीसेस की इवैक्यूएशन होती है तो उसकी प्रॉपर नहीं हो, तो उसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। सो जब फ्रीक्वेंसी कम होती है, स्टूल हार्ड होता है तो हम उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। जब अगर लूज होता है तो हम उसको लूज स्टूल्स या डायरिया कहते हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, वो कॉमन है। पेट में कई बार दर्द होता है, सो वो कोलिक है। कोलिक इज़ नॉट ए डिजीज़। कोलिक अपने आप में एक सिम्टम की तरह होता है। सो वो किसी और वजह से होती है तो हम वजह देखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जॉन्डिस होता है, वो लीवर की वजह से होता है या कई बार पित्त के रास्ते में कोई रुकावट हो उसकी वजह से हो सकता है। तो ये चीज़ें हम कॉमन देख रहे होते हैं। उसके अलावा कई बार उल्टियाँ लगती हैं, सो वो भी जनरली एक सिम्टम है, अपने आप में डिजीज़ नहीं है। सो ये सारे तकलीफ़ें हम आमतौर पे कॉमनली देखते रहते हैं। पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसके साथ जुड़ा हुआ है और उससे जुड़ी हुई समस्याएं हैं। डॉक्टर, अमूमन हम देखते हैं, क्योंकि जो आपने मेंशन किया उसके विषय में आज के इस कार्यक्रम में बात करेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि जो एसिड और रिफ्लक्स वाला जो इशू है, जब भी खाना खाया होता है या फिर जब हम रात को लेट खाना खाते हैं तो कहीं ना कहीं इस समस्या से जूझना पड़ता है और उसके लिए हम नॉर्मली कहीं से भी कोई भी मेडिसिन लेके, हम नॉर्मली केमिस्ट से मेडिसिन लेकर उसका उपचार कर लेते हैं। तो इस समस्या के बारे में मैं जानना चाहती हूँ और कितनी बड़ी ये समस्या है। पहली जो सबसे समझने वाली चीज़ है कि पेट में एसिड होना नॉर्मल है। अच्छा। नॉर्मली पेट में स्टमक के अंदर एसिड होता है, वो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, क्योंकि जब हम इन्वायरमेंट से हमारा जो गट है या इंटेस्टाइन है बाहर से कांटेक्ट में है डायरेक्टली, सो बड़े सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया या डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया उसमें इंटर करते हैं तो उसको डिस्ट्रॉय करना होता है। सो दैट इज़ फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस। सो जब भी अगर हम एसिड की बात करते हैं तो एसिड, पेट में एसिड होना एबनॉर्मल नहीं है। एसिड, लेकिन हम ऑलवेज एसिडिटी को एबनॉर्मल समझते हैं। उसका जो है बेसिकली रिफ्लक्स के कारण। तो रिफ्लक्स का मतलब होता है स्टमक से जो कंटेंट है वो अगर वापस फूड पाइप या जिसको इसोफेगस कहते हैं उसके अंदर में आ जाए, सो उसको हम फिर GER या गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स कहते हैं। वो जब सिम्टम प्रोड्यूस करने लगे तो फिर हम उसको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं। यानी कि काइंड ऑफ वो वापस आ रहा है। सो वापस हर किसी में आ रहा होता है, लेकिन बहुत कम समय के लिए, बहुत ही अल्प समय के लिए आता है। लेकिन अगर वो ज़्यादा समय के लिए आएगा तो हमारी जो स्टमक की लाइनिंग है वो अलग होती है और हमारी जो फूड पाइप या इसोफेगस की लाइनिंग अलग होती है। इसोफेगस की लाइनिंग ऐसी नहीं होती है जो एसिड में सस्टेन कर पाएगी लंबे समय तक, तो इसीलिए फिर वो डैमेज होती है और फिर हमें पेन होता है। कई बार वहाँ पे एसिड आ जाए तो उसके कारण गले में पानी, मुंह में पानी भर जाता है, वाटर ब्रश कहते हैं उसको। कई बार हमारी लैरिंग्स तक पहुँच जाता है, हमारी आवाज़ ख़राब हो जाती है, आवाज़ में भराहट या आवाज़ भारी हो जाती है। सो ये सारी प्रॉब्लम होती है। बट जो सबसे कॉमन है वो है कि हमारी छाती के अंदर या पेट के ऊपरी हिस्से में, जिसे एपिगैस्ट्रियम कहते हैं, उस हिस्से में दर्द होता है। अच्छा। ये सबसे कॉमन है। और ये रिफ्लक्स ऑलवेज सुपाइन पोजीशन में ज़्यादा होता है, जब हम लेट रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। अच्छा। पेट पे दबाव पड़ रहा होता है या जब हमारा पेट एकदम से भरा हो उस समय ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ से प्रेशर ज़्यादा होता है तो ऊपर की तरफ आता है।
तो इस समस्या के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं, शायद समय से खान पान भी जुड़ा हुआ होगा और कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल भी जुड़ा होगा। तो जैसे सर आपने इसमें बात की कि हमारा जो गट हेल्थ है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? दो चीज़ें बताना चाहूँगा। एसिड रिफ्लक्स होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे शरीर में एसिड ज़्यादा बन रहा है, बल्कि वो सिचुएशन बहुत ही रेयर है, जबकि 1000 में एक केस में होता है जिसमें एसिड ज़्यादा होने के कारण रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है। अच्छा। ज़्यादातर ये है कि हमारी या तो फूड मूवमेंट स्लो है, जिसको गैस्ट्रोपरेसिस कहते हैं। सो ये कई बार थायराइड वाली बीमारी को के कारण होता है, कई बार डायबिटीज़ वालों को होता है, सो उसके कारण होती है, या कई बार ओबेसिटी के कारण होती है। लेकिन जो सबसे कॉमन रीज़न ये है कि हमारे जो इसोफेगस और स्टमक के बीच में एक वॉल्व होता है, उसको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, वो जगह अगर लूज हो जाती है सो उसके कारण रिफ्लक्स, सिम्टोमेटिक रिफ्लक्स होते हैं, रिफ्लक्स के कारण सिम्टम्स आते हैं। सो ऑब्वियसली इसको ठीक रखने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। हमें जितनी ज़्यादा हो, आजकल तो सारे लोग स्मार्ट वॉच पहन रहे होते हैं या नहीं तो मोबाइल कैरी कर रहे होते हैं, तो हमें अपनी एक्टिविटी ट्रैक करनी चाहिए, क्योंकि हर मोबाइल में बिल्ट इन एक्टिविटी ट्रैकर होता है। सो उस ट्रैकर से तो अगर आप स्टेप्स में बात करें तो या तो स्टेप्स में बात करते हैं या हार्ट पॉइंट्स में। तो हार्ट पॉइंट्स में जब बात करते हैं तो 150-200 हार्ट पॉइंट्स वीक का होना ही होना चाहिए। अगर हम स्टेप्स में बात करते हैं तो 7 to 10,000 स्टेप्स डेली का होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे स्केलेटल मसल, जो हमारी जो कमांड पे जो मसल चलती है उसको स्केलेटल मसल कहते हैं। सो इंटेस्टाइन के अंदर दूसरी मसल होती है जो हमारी कमांड पे नहीं चलती, अपने आप चलती है, उसको स्मूथ मसल कहते हैं। जब स्केलेटल मसल काम कर रही होती है तो हमारी इंटेस्टाइन की मसल्स भी अपने आप काम करती है, तो फूड आगे की तरफ जाता है, तो रिफ्लक्स की प्रॉब्लम कम होती है। जी। दूसरा है कि हमें जब हम खाना खाते हैं, हमारा पेट भरा हुआ है, तो इमीडिएटली हमें जाके लेटना नहीं चाहिए। हमें कम से कम उसकी पार्शियल एम्प्टिंग, फुल एम्प्टिंग के लिए 4 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है, तो 4 घंटे तो नहीं, लेकिन कम से कम 2 घंटे के बाद ही हमें जाके बेड पे लेटना चाहिए। जी। डॉक्टर, ऐसे तो आपने कुछ सजेशन भी आप हमारे साथ जोड़ रहे हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी आप जोड़ रहे हैं, और हम आपके साथ कुछ सवालों को भी जोड़ रहे हैं। हमारे साथ कुछ वीडियो बाइट्स जुड़ चुकी हैं जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से ही जुड़े हुए जो सवाल हैं वो हमारे साथ जोड़ना चाहती हैं, डॉक्टर एस.के. सिन्हा से जोड़ना चाहती हैं। जी। नाभि के ऊपर ना जैसे बहुत ज़्यादा जलन सी होती है, जब भी कुछ खाए मतलब चाय पी ली है या कुछ खाने के बाद एकदम से थोड़ी देर के बाद बहुत ज़्यादा जलन सी हो जाती है और ज़्यादातर हेडेक भी रहती है। डॉक्टर साहब से यही सवाल है कि मेरा पेट में जो है ना बराबर गैस मतलब कि दर्द होते रहता है, खाना खा भूख की इच्छा कम होती है। ये मुझे ना ज़्यादातर हमेशा गैस की प्रॉब्लम रहती है। मतलब मुझे किसको दिखाना चाहिए? किस मुझे गैस्ट्रो में दिखाना चाहिए या मुझे आप कोई रेकमेंड कर सकते हैं मुझे कहाँ जाना चाहिए? ऑब्वियसली आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है, और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को आप कैसे पहचानते हो, तो सारे बड़े अस्पतालों में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का अलग विभाग होता है। आप उस विभाग में जाकर कंसल्ट करेंगे तो आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट देखेंगे। कई बार आप जब सोसाइटी में है, स्टैंड एलोन प्राइवेट प्रैक्टिस में बैठे हुए हैं, तो आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? एक तो है कि वो लोग बोर्ड पे लिखते हैं कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के डॉक्टर हैं। दूसरा है आप उनकी डिग्री देखते हैं, तो अगर उनको डीएम या डीएनवी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, तो उनको दिखाएंगे तो वो ठीक रहता है। कुछ चीज़ें हैं जो नॉन मेडिकेशन ट्रीटमेंट होता है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर सकता हूँ। प्रिस्क्रिप्शंस की लिमिटेशंस है, क्योंकि आपको सोशल मीडिया पे प्रिस्क्रिप्शंस नहीं दे सकते गवर्नमेंट रेगुलेशन के कारण। सो उस पर ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, जस्ट कैटेगरी वाइज बात करूँगा उसमें। सो इसमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में है, एक तो है कि आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया कि खाने के बाद लेटने की आदत है, तो उसको छोड़ दीजिए। खाने में फ़ैट का इंटेक जितना कम रख सकते हैं वो आपको हेल्प करेगी। क्यों हेल्प करेगी? क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया कि दोनों के बीच में जो वॉल्व होती है, जिसको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, उसका प्रेशर फैटी मील के साथ कम हो जाता है। प्रेशर कम हो जाएगा तो स्टमक से चीज़ें रिफ्लक्स करके इसोफेगस में जाएंगी और फिर सिम्टम करेगी। दूसरा होता है मिल्क भी अवॉइड करेंगे, कम करेंगे। ये मल्टीपल तरीके से आपके सिम्टम को एग्रावेट करती है। जबकि डॉक्टर रात को लोग ज़्यादातर मिल्क पी के उनकी आदत होती है कि सोना है। जिनको भी गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम, पेट की दिक्कत है,
उनको ये सजेस्ट करूंगा कि पहला तो है कि बेड टाइम मिल्क तो बिल्कुल अवॉइड करें, अगर लेना भी है तो दिन में ले सकते हैं और ऐसे समय में लेना है जबकि आप इरेक्ट सुपाइन पोजीशन सिटिंग पोजीशन में आप अगले 2-3 घंटे तक होते हो। बट उससे भी बेहतर ये है कि आप मिल्क के बजाय छाछ, दही, उस टाइप की चीज़ें लें। सो उसमें क्या होता है, वो सिम्टम कम प्रोड्यूस करता है। सो जीआई सिम्टम्स कम प्रोड्यूस करते हैं, तो वो चेंज करना पड़ेगा। और फिजिकल एक्टिविटी जितना एक्टिव रहेंगे उतनी ज़्यादा फूड मूवमेंट अच्छी रहेगी, तो उसके साथ रहेगा। दूसरी ये है कि फाइबर इंटेक अच्छी रहनी चाहिए। फाइबर वाले फूड जैसे आप समझते हैं कि फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, इसमें फाइबर्स होते हैं। जो आटा यूज़ करें इसके बजाय कि मैदा यूज़ करने के बजाय, मैदा में सारे फाइबर्स हटा देते हैं और फिर उसी गेहूं से मैदा बनता है। लेकिन जब सारे फाइबर्स होते हैं तब उसको आटा कहते हैं, तो आटा यूज़ करेंगे। फाइबर्स एक तो बाय वर्च्यू ऑफ वर्क ये पेट में फूड की मूवमेंट को अच्छा रखता है। दूसरी ये है कि इसके जो छोटे छोटे माइक्रोफाइबर हैं वो मिकोजा को टच करके स्टिमुलेट करते हैं, तो उससे भी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी अच्छी रहती है। इन चीज़ों से अगर आपके सिम्टम्स कंट्रोल नहीं आते हैं, डॉक्टर के पास जाने की नौबत आती है, तो उससे पहले आप कुछ जो मेडिकेशन है जिसको ओवर द काउंटर ड्रग्स कहते हैं वैसे यूज़ कर सकते हैं। ओवर द काउंटर ड्रग्स में कॉमन जो एंटासिड सिरप्स होते हैं, जैसे हर कोई अवेयर होता है कि डाइजिन जेल है, जेलुसिल एमपीएस है, तो ये सारे ओवर द काउंटर है जिसके लिए डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपके सिम्टम बड़े इनफ्रीक्वेंट हैं, कभी हफ्ता में एक बार होता है, कभी महीने में एक बार होता है, आप इनके सहारे ले सकते हैं जरूरत के अनुसार। लेकिन अगर लगातार रहता है तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। वो अलग दवाइयाँ हैं जो कैटेगरी वाइज उसको प्रोटोन पंप इनहिबिटर या आजकल पी कैप कहते हैं, पोटेशियम कॉम्पिटिटिव एसिड ब्लॉकर्स, तो एसिड कम करने वाली दवाइयाँ, और दूसरी एक फूड मूवमेंट बढ़ाने वाली दवाइयाँ जिसको कि प्रोकाइनेटिक ड्रग्स कहते हैं, वो जनरली देंगे। कई बार छोटे शॉर्ट कोर्स एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, तो उनसे काफ़ी आराम हो जाता है। डॉक्टर, मुझे लगता है आपकी सजेशन से भी जो सवाल हैं उनको काफ़ी आराम मिला होगा, और जिन्होंने ये सवाल पूछे हैं, सवाल हमारे साथ आगे भी जुड़ते रहेंगे। मेरा एक सवाल है, क्योंकि अगर आज हाल फिलहाल के सिनेरियो की बात करें और मौसम की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो डायरिया के या वॉमिटिंग के या इनडाइजेशन के इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा लोग फेस करते हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक ही इसको फेस करते हैं। तो ये सिचुएशन में क्या करें, क्या सजेशन देंगे आप? जो डायरिया की बात करते हैं, तो डायरिया में मेडिकली हम लोग 3 तरीके से बात करते हैं। एक तो एक्यूट डायरिया कहते हैं, जो कि शुरू होने से लेके 2 हफ्ते के अंदर सेटल हो जाती है, उसको एक्यूट डायरिया कहते हैं। 2 to 4 वीक्स उसको परसिस्टेंट डायरिया, और जो 4 हफ्ते से आगे भी चले उसको क्रोनिक डायरिया कहते हैं। कॉन्सेप्ट लेवल पे जो एक्यूट डायरिया है मोस्टली इन्फेक्टिव होता है, इन्फेक्शन के कारण होता है। हालांकि नॉन इन्फेक्टिव भी काउजेज हैं, ड्रग्स के कारण हो सकती है, बड़े सारे काउजेज हैं, लेकिन जो मोस्ट केसेज जो उसको हम आमतौर पे देखते हैं कि अचानक से लूज मोशन शुरू हो जाती है, वो इन्फेक्शन के कारण होती है। और मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन उसमें छोटे बच्चों में वायरल, एडल्ट्स में मोस्टली बैक्टीरियल होती है। सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन इस सीज़न में पर्टिकुलरली, अभी हम लोग अगस्त सितंबर के महीने की बात कर रहे हैं, ये सीज़न जब है टेम्परेचर भी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, सो इस पीरियड में जो बैक्टीरिया है, वायरस है, जो हमारे फंजाई हैं, हमारे ईस्ट हैं, सबकी रेट ऑफ ग्रोथ इज डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उनकी रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ती है। सो अगर थोड़ा भी कंटामिनेशन है जो विंटर में क्रिटिकल वॉल्यूम तक नहीं ग्रो करेगा, वो इस सीज़न में ग्रो कर जाता है। जो खाना 12 घंटे में, 8 घंटे में, 6 घंटे में टॉक्सिक होगा या कॉन्टेमिनेटेड होगा, वो आज की डेट में इस सीज़न में वो 2 घंटे 3 घंटे में भी होगा। सो कहने का मतलब ये है कि रिस्क, ये जो इन्फेक्टिव गैस्ट्रोएंटेराइटिस का रिस्क समर में और रेनी सीजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। सो ये वो समय है जब हमें हर तरह की फूड हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है, और जहाँ जितना से ज़्यादा रेफ्रिजरेशन का यूज़ करेंगे रिस्क कम होगा। सो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाना बनाया और 6 घंटे के बाद हम फ्रिज में डालते हैं, इट डजंट हैव मच ऑफ मीनिंग। सो खाना अगर आपने 8 घंटे के बाद खाना है, खाना किसी कारण से जल्दी बन रहा है, तो फिर उसको हम स्टोर करके फ्रिज में रखना चाहिए। दूसरा एक तरीका होता है कि अगर हम रीहीट करते हैं या खाना जो पड़ा हुआ है रूम टेम्परेचर पे, सो उसको हम अगर माइक्रोवेव में रीहीट करते हैं प्रॉपरली, इतना हीट करना है कि अंदर तक का हिस्सा 100 डिग्री टेम्परेचर पे पहुंच जाए, फिर जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस का रिस्क कम हो जाता है।
इसके बावजूद एकदम जीरो नहीं होगा, क्योंकि बड़े सारे होते हैं और टॉक्सिन कारण होते हैं। सो बैक्टीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, बैक्टीरिया मर जाएगा, लेकिन वो टॉक्सिन वहीं पे है, तो वो फिर भी डायरिया हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप माइक्रोवेव में उसको रीहीट कर देंगे प्रॉपर तरीके से तो उसका रिस्क कम हो जाता है। तो 2-3 चीज़ बातें हमने करी कि रेफ्रिजरेशन का ज़्यादा यूज़ करना है, रेफ्रिजरेशन यूज़ करना है इमीडिएटली आफ्टर कुकिंग जी। और एज अर्ली एज पॉसिबल। गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जहाँ तक पॉसिबल हो कि फ्रेश बनाओ, फ्रेश खाओ, वो सबसे अच्छा है, जो ओल्ड टाइम प्रैक्टिस थी। और मॉडर्न लाइफ स्टाइल में अगर आप यूज़ करते हैं तो फिर माइक्रोवेव को ऑलवेज रीहीटिंग के लिए, एंड देन टेक केयर दैट कि रीहीटिंग प्रॉपर हो, मतलब कोर ऑफ द फूड तक उसकी प्रॉपर हीटिंग होनी चाहिए। यानी कि जो आप खाना कंज्यूम कर रहे हैं उसका हमें बहुत मेजरली ध्यान रखना है, क्योंकि ये कुछ मौसम ऐसा है जिसमें खाना ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और अवॉइड कीजिए कि आप पहले बना हुआ खाना कंज्यूम करिए, ज़्यादातर ताज़ा भोजन कंज्यूम करें, और बाहर से भी खाना, और जहाँ क्लीन इन्वायरमेंट नहीं है वहाँ से भी खाना अवॉइड कर सकते हैं। डॉक्टर, हमारे पास कुछ सवाल और जुड़ गए हैं, हमारे साथ वीडियो बाइट्स जुड़ गई हैं जो कि कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं हमसे। जी, ये था कि मोस्ट सूटेबल कौन से ऐसे मटेरियल्स है जो डिनर के टाइम खाने चाहिए, सोने से पहले या फिर सुबह खाने चाहिए, और कौन से ऐसे फूड है जो नहीं खाने चाहिए सुबह या फिर सोने से पहले नहीं खाने चाहिए। गैस्ट्रो की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और एज़ देखा जाए तो इतनी अवेलेबिलिटी मार्केट में नहीं है जिस हिसाब से उनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ फूड में होनी चाहिए। तो इसको आप कैसे हैंडल करते हैं और इसको आपका क्या टेक ओवर है? जंक फूड की बात होती है तो ऑब्वियसली ये हेल्दी नहीं है, बट एक लिमिट होगी कि जैसे हम जंक फूड खाते हैं तो महीने में एक बार या फिर महीने में कितनी बार, मतलब एक जेन्युइन लेवल कितना होगा कि हम हफ्ते में खा सकते हैं कितना। बड़े जेन्युइन सवाल हैं और बहुत नेचुरल सी बातें हैं ये। इंटरेस्टिंग सवाल हैं जी। कुछ बातें मैं कॉन्सेप्ट लेवल पे बताना चाहूँगा, स्पेसिफिक फूड पे क्वेश्चन पे जाने के बजाय। जैसे फूड कई चीज़ें होती है ना कि इनहेरेंटली डैमेजिंग फूड है, माने टॉक्सिक फूड है, सो उन्हें तो नहीं खाना होता है। सो मोस्टली वो रिकॉग्नाइज, जैसे कई बार होते हैं मशरूम्स हैं, कुछ मशरूम तो अच्छे आते हैं खाने वाले, लेकिन कुछ मशरूम होते हैं कि वो टॉक्सिक होते हैं। अगर आप नहीं पहचानते हैं, आपको पहचानने की ट्रेनिंग नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसे नहीं है कि आप कहीं से भी मशरूम उठा के आप खा लेंगे। जनरली जो मार्केट में अवेलेबल होता है तो वो तो प्रॉपरली ऑर्चार्ड ग्रोन या उसको प्रॉपरली ग्रो करते हैं, तो वो सेफ़ होते हैं। सो लेकिन टॉक्सिक वाले नहीं खाने हैं, तो वो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सो वैसे टॉक्सिक फूड तो उसकी बात नहीं करते हैं अभी, लेकिन जो नॉर्मल फूड भी हैं उसमें मात्रा पे डिपेंड करती है कि वो आपके लिए टॉक्सिक है कि नहीं है। जैसे फैट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर फूड, फैट के बिना कोई खाना नहीं हो सकता, खाना जो होगा वो पैलेटेबल नहीं होगा, तो उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, हमारे न्यूट्रिशन में उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और हमारी लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन नॉर्मली है कि फैट से आपकी जो टोटल कैलोरीज डिराइव हो रही है वो 20% अप्रॉक्सीमेटली डिराइव होनी चाहिए, 20-25%। उससे ज़्यादा लेंगे तो फैट इंटेक ज़्यादा हो रही है। फिर फैट की क्वालिटी होती है, जनरली है कि सैचुरेटेड फैट ज़्यादा डैमेजिंग होती है बॉडी के लिए कंपेयर टू अनसैचुरेटेड फैट। तो कैसे पहचानते हैं जो अनसैचुरेटेड फैट और सैचुरेटेड फैट को? सैचुरेटेड फैट जनरली रूम टेम्परेचर पे या कोल्ड करेंगे उसको तो वो जम जाती है। जैसे आपका जो डालडा या वनस्पति घी जो बोलते थे, तो उसको वो जम जाती है, आप जानते हो। तो उसके बजाय आप वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हो तो वो आपके लिए लेस डैमेजिंग है। फिर अनसैचुरेटेड में भी दो टाइप के होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड। सो आप जब इंटरनेट यूज़ करोगे तो आपको पूफा पॉली अनसैचुरेटेड वाली लिस्ट आपको पूरी दिख जाएगी, बड़ी आसानी से दिख जाएगी। यानी कि देसी घी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं सर? देसी घी एक अलग चीज़ है, वो सैचुरेटेड है, इसीलिए मैंने वनस्पति घी का एग्जांपल दिया था। देसी घी के अपने फ़ायदे हैं, तो स्मॉल अमाउंट में, लिमिटेड अमाउंट में जब आप खाते हो तो ठीक है, वो अच्छा है। लेकिन जब एक्सेसिव अमाउंट में खाते हैं तो फिर वो थोड़ा उससे नुकसान होता है, खास करके कुछ लोगों को, जैसे डायबिटीज़ वाले हैं, जैसे हार्ट डिजीज़ वाले हैं, तो उनके लिए वो ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। तो उनके लिए ऑलवेज रिकमेंडेड है कि पॉली अनसैचुरेटेड फैट वाले वो खाएं, तो बॉयल करें। सो वो करना है। कार्बोहाइड्रेट को एक लिमिट तक रखना है, प्रोटीन को
मीडियम अमाउंट में लेना ही लेना है। प्रोटीन जनरली अगर थोड़ा ज़्यादा भी लेंगे तो कभी हार्म नहीं करेगा। कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना। हाँ, कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा कम, थोड़ा फैट को कम, प्रोटीन कैन बी लिबरल। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कि फ्रेश वेजिटेबल्स, ग्रीन फूड, सैलड, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट होना चाहिए। खास करके जिनका वजन ठीक है, यू नीड टू कैलकुलेट हाउ टू कैलकुलेट योर आइडियल बॉडी वेट। रूल ऑफ थंब हम बताते हैं कि आप अपनी सेंटीमीटर में हाइट देखो। से फॉर अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है, यू कैन टेक दैट ओके 65 kg इज योर आइडियल बॉडी वेट, दैट इज क्लोज टू। सो जिनका बॉडी वेट ठीक है, सो वो फिर भी थोड़ी लिबर्टी ले सकते हैं। लेकिन जिनका बॉडी वेट थोड़ा ज़्यादा है, उनको फैट और कार्बोहाइड्रेट का इंटेक तो थोड़ा कम रखना पड़ेगा और उनको फाइबर्स का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि जो बॉडी मास इंडेक्स है वो एप्रोप्रिएट बैलेंस होना चाहिए। एप्रोप्रिएट होना चाहिए। एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है, उनको जनरली कहते हैं कि नॉर्मली हमें आदत होती है कि खाना खाया फिर बाद में सैलड खा रहे हैं, बाद में फ्रूट्स खा रहे हैं, थोड़े उनको साइकिल रिवर्स कर सकते हैं। कि वो पहले सैलड, ग्रीन फ्रूट से शुरू कर सकते हैं, जिससे कि टमी थोड़ी फिल हो जाए और बाकी चीज़ें आप थोड़ी कम मात्रा में खाएं। जो नॉर्मल जितनी आपको भूख लग रही है उससे 10% कम करके रखें, आपका बॉडी वेट कंट्रोल में रहेगा। ये एक चीज़ है। दूसरी जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि कौन सा सुबह शाम नाइट वाली है, वो आपके लाइफ स्टाइल पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें हैं कि जिस समय आप लेटने वाली पोजीशन में जाते हो उस समय के लिए अच्छी नहीं होती है। जैसे उस समय फैटी मील खा के अगर आप लेटोगे तो रिफ्लक्स होगा, काफ़ी ज़्यादा संभावना है। अगर आप मिल्क लेके अगर आप लेटने के लिए चले जाते हो उस समय रिफ्लक्स होगा, वो उसमें प्रॉब्लम है। तो जनरली ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। दूसरी है कि 3 मील्स की बजाय अगर आप 5 मील्स कर सकते हो, अगर आपके लाइफ स्टाइल में सूट करता है। मीनिंग अदरवाइज की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, अमाउंट सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो मील साइज छोटा हो जाएगा। तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील दैट आल्सो हेल्प्स। सो इन चीज़ों का ध्यान करना है हमें। डॉक्टर, आपने बहुत बड़े बड़े सजेशंस दिए हैं जो कि हम आमूमन अपनी ज़िंदगी में ढाल सकते हैं। और कहीं ना कहीं हमने नोटिस किया है कि जैसे फाइबर का इंटेक आपने बताया है, बहुत सिंपल सजेशंस हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए ढालना आसान है। जिस किसी ने भी अपनी मील से पहले एक प्रॉपरली सैलड की प्लेट खाई होगी, ऑटोमेटिकली जो हमारे कार्ब्स का इंटेक है वो कम हो जाता है। और ये एक ऐसा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है जो कि हमें ना सिर्फ हमारी गट हेल्थ के लिए अच्छा है बल्कि और भी बेहतर सॉल्यूशन देता है। अच्छा डॉक्टर, हमने स्कूल स्टडी कॉलेज में पढ़ा होता है कि अगर हम फाइबर का अच्छा इंटेक रखते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हमसे दूर रहती है। सो क्या फाइबर एंड कॉन्स्टिपेशन का आपस में रिलेशन है कि अगर फाइबर इंटेक करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा? बहुत ही क्लोज रिलेशन है जी। और जब हम कॉन्स्टिपेशन के चैप्टर में ट्रीटमेंट की पोर्शन जब भी शुरू करते हैं पढ़ना, या जब हम जैसे लोग हैं जो कि चैप्टर्स लिखते हैं, तो फर्स्ट स्टेप में हम फाइबर की ही बात करते हैं। क्योंकि फाइबर है कि स्टूल का बल्क बनाता है। एक तरीका ये है, उसके कारण स्टूल बल्क बढ़ जाता है तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है। दूसरा है कि फाइबर है जो कोलन के अंदर में और या आंतों के अंदर में बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ाता है जी। और ये जब मैं बैक्टीरिया बोल रहा हूँ, बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं, हेल्पफुल और पैथोजेनिक बैक्टीरिया, कमेंसल और पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो ये जिसकी ग्रोथ बढ़ती है वो कमेंसल है, वो हमारे फ्रेंड बैक्टीरिया हैं और उसके कारण हमारा स्टूल वर्क बढ़ जाता है। और स्टूल बैक्टीरिया बढ़ने के कारण जब बढ़ता है तो वो हार्ड नहीं होता कभी भी, वेयरएज जबकि दूसरे तरीके से कॉन्स्टिपेशन में स्टूल हार्ड होता है। सो फाइबर से होता है। तीसरा तरीका क्या है कि जो फाइबर मिकोजा को, बिकॉज ये बहुत बारीक छोटे छोटे हैं तो हजारों प्लेसेस पे, लाखों प्लेसेस पे टच कर रहे होते हैं, तो इंटेस्टिनल मोटिलिटी को इंड्यूस कर रहे होते हैं, तो उससे इंटेस्टिनल मोटिलिटी अच्छी रहती है। तो फाइबर इनटेक अच्छा रहना सिर्फ कॉन्स्टिपेशन दूर करेगा यही नहीं है, इसके बड़े सारे दूसरे फायदे भी हैं। इंटेस्टिनल हेल्थ ठीक रहेगी, जीआईटी ठीक रहेगा, इवन कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल में रहता है, कंट्रोल रहेगा। तो इसके बड़े सारे फ़ायदे हैं। डॉक्टर, आप इतनी सरलता से इतनी अहम बातों को एक्सप्लेन कर रहे हैं और शायद यही एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे दर्शकों की ये डिमांड थी कि प्रोफेसर डॉक्टर एस.के. सिन्हा हमारे साथ जुड़े और इसीलिए आज के कार्यक्रम में एक बार फिर से आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर, जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आजकल
कुछ ये भी पैटर्न होता है कि हमने खाना खाया तो उसके बाद बैठे ना, 100 कदम चले। तो आप इसमें कैसे साथ जोड़ना चाहेंगे कि क्या खाना खाने एकदम बाद चलना चाहिए, और चलना चाहिए तो किस तरीके का वॉक हो? हाँ, मतलब डिपेंड करती है बड़ी सारी सिचुएशंस पे। जैसे अब कोई अगर कार्डियक पेशेंट्स हैं, सो उनको नहीं रिकमेंड करेंगे हम लोग कि खाना खाने की इमीडिएटली बाद चलें, क्योंकि खाने के बाद क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो डायरेक्ट हो जाता है आंतों में, सो उस समय हो सकता है कि वो अनकंफर्टेबल फील करें या उनकी जितनी एक्सरसाइज टॉलरेंस थी वो कम हो जाए। लेकिन अदरवाइज़ जिनको कि कोई मेजर मेडिकल इलनेस नहीं है, किडनी ठीक काम कर रहा है, लीवर ठीक काम कर रहा है, एडवाइजेबल है कि खाने के बाद थोड़ा चल लें तो अच्छा रहता है। उससे गैस्ट्रिक एम्पटिंग, फूड का आगे का मूवमेंट शुरू हो जाता है जी। सो उससे गैस एसिडिटी वाली प्रॉब्लम कम होती है। तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस है। पहले पुराने ज़माने से चला रहा है कि कहते थे कि पर्टिकुलरली रात में खाने के बाद कई सारे लोग सोने चले जाते हैं सीधे, या आजकल के ज़माने में टीवी देखने बैठ जाते हैं या मोबाइल फ़ोन लेके बैठ जाते हैं। उसके बजाय थोड़ा सा वॉक कर लें, घूम लें, तो थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग हो जाती है, तकलीफ़ कम होगी। जी, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ जुड़ी हैं, हमारी ईटिंग पैटर्न के साथ जुड़ी हैं। कुछ वॉक करने की ज़रूरत है और कुछ हमारी खाने की प्लेट में बदलाव करने की ज़रूरत है। सवाल बहुत सारे हैं और कहीं ना कहीं हमने कोशिश की है कि आज के इस कार्यक्रम में उन सवालों को कहीं ना कहीं डॉक्टर उनके जवाबों के साथ आप जोड़ सकें। और ये सब बातें आप हमारे YouTube चैनल पे भी देख सकते हैं। डीडी हरियाणा और पंजाब के इस चैनल्स के साथ भी आप जुड़ेंगे, हमारे सैटेलाइट चैनल के साथ भी आप जुड़ेंगे। और मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी प्रोफेसर डॉक्टर SK सिन्हा का, PGI-MER से हमारे साथ जुड़े और आज हमारे दर्शकों को इस सेहत संबंधी, पाचन के जो अंगों से संबंधित सेहत संबंधी जानकारियों के साथ जुड़ा। मैं निधि भी आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद।